Hi friends, welcome to Manu Law Classes. I am Gautam Dixit, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जीके एंड करंट अफेयर्स। आज के हम इस वीडियो में अगस्त 17, 2021 द डेली हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में आज के पेपर में अफगानिस्तान से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कुछ आया हुआ है जो हमने पास्ट डेज में हमने डिस्कस भी किया है। एज वी नो, काबुल हैज़ फॉलन फाइनली एंड नाउ दिस इस्लामिक गवर्नमेंट, दिस इस्लामिक अमीरात गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान इज सेट टू बी एस्टेब्लिश्ड। एंड अब यहाँ से हमें देखना है कि वर्ल्ड का रेस्पॉन्स क्या होता है इस गवर्नमेंट की तरफ, खास करके जो आसपास के कंट्रीज़ हैं, रशिया, चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया एंड इंक्लूडिंग यूएस। और कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आए हैं जैसे कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो इट हैज़ फॉलन मार्जिनली टू 11.6%, स्पेशली ड्यू टू फॉल इन फूड प्राइसेस। तो आज का न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। So the first news is coming about that Taliban assert control over Afghanistan and they have taken the hold of all checkpoints in Kabul. Checkpoints का मतलब entry and exit point, और इन्होंने एयरपोर्ट पे भी अब कब्जा अपना कर रखा है। फाइन। अब इसकी वजह से जो है देयर आर वेरियस इंटरनेशनल अपील्स कमिंग। यहाँ पे जो है द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ही हैज़ आस्क्ड द इंसर्जेंट्स टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ अफगान्स। उसके बाद इंडिया में जो अफगानिस्तान के जो लोग रहते हैं दे हैव एक्सप्रेस्ड द एगोनी एंड ऑल्सो फियर फ्रॉम रिटर्निंग बैक टू अफगानिस्तान। अब जो पहली बार मेरे वीडियो को ज्वाइन किए हैं उनको मैं बता दूं कि तालिबान जो है टोटल 20 साल की लड़ाई हुई बिटवीन यूएस एंड अफगानिस्तान। ये लड़ाई स्टार्ट हुई कुछ 2001 में आफ्टर द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बॉम्बिंग इन 2001। उसके बाद से ये लड़ाई शुरू हुई और अब 20 साल के बाद जाके ख़त्म हुई है। जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तो उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के जॉर्ज बुश, ही हैड सेड दैट तालिबान विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ अफगानिस्तान। बट आज 20 साल के बाद अगर हम देखें तो फिर से वही पुराना गवर्नमेंट जो 20 साल पहले था तालिबान का गवर्नमेंट, उसने फिर से पूरा कंट्रोल ले रखा है तालिबान का। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो चाइना इज़ रेडी फॉर टाइज। चाइना पहले भी एक मीटिंग कर चुका है अफगानिस्तान के लीडरों के साथ। नाउ दे आर फॉर फ्रेंडली रिलेशंस। इसको हम एडिटोरियल में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे आज। अब हम दूसरे न्यूज़ की तरफ चलते हैं। गवर्नमेंट डिसमिसेस स्नूपिंग चार्जेस। ये पेगासस रिलेटेड इशू है। यहाँ पे बताया गया है कि जो स्नूपिंग चार्जेस हैं जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लेबल किए जा रहे हैं, इट हैज़ बिन गवर्नमेंट इज डिसमिसिंग दोज चार्जेस। यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है दैट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर कौन है? सो द मिनिस्टर इज अश्वनी वैष्णव। रिसेंटली इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। सो इज अ फॉर्मर ब्यूरोक्रेट अश्वनी वैष्णव। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना, कपिल सिब्बल एंड तुषार मेहता जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं। और सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि द गवर्नमेंट शुड फाइल द एफिडेविट आफ्टर हैविंग टॉक विद ऑफिसर्स। उसके बाद नो अपोजिशन पार्टीज इन नागालैंड असेंबली। अब ऐसा पहली बार हुआ है कि नागालैंड असेंबली में अब कोई अपोजिशन पार्टी ही नहीं है, मीन्स डेमोक्रेसी विदाउट अपोजिशन पार्टी। ये ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज एनपीएफ जो है द नागा पीपल्स फ्रंट, the state's only opposition party, they joined the government led by Nefi Rio. He is the chief minister of Nagaland. ये आपको याद करना होगा। Now this process, this Naga People's Front is ये जो merger है, it will help in resolving the peace process with extremist groups in Nagaland। खास करके एक है इसाक मुइवा फैक्शन ऑफ द नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। ये पूरा झगड़ा जो है वो 24 साल से चलता आ रहा है। इसको सॉल्व करने में ये जो पार्टी है दे आर गोइंग टू हेल्प। देन कमिंग टू द 2 चाइल्ड पॉलिसी, यूपी पैनल सबमिट्स ड्राफ्ट बिल। तो गवर्नमेंट को पहली बात तो जो यूपी लॉ का जो यूपी का जो पॉपुलेशन पॉलिसी था, इट वाज फ्रेम्ड बाय द उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन। और इसमें जो है द 2 चाइल्ड पॉलिसी का नॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया है एंड नाउ इट हैज़ बीन फॉर्मली सबमिटेड टू दी यूपी गवर्नमेंट। इस बिल का जो नाम है इट इज़ द उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021। अब इस बिल ने कुछ
रिकमेंडेशंस लोगों की तरफ से जो आए थे, कुछ को एक्सेप्ट किया है और कुछ को रिजेक्ट किया है। तो एक्सेप्ट क्या किया है, एक्सेप्ट किया है ये वाला प्रोविजन, दैट द कमीशन अडॉप्टेड द सजेशन दैट स्पेशल फैसिलिटीज विच आर एक्सटेंडेड टू बीपीएल फैमिलीज who have only one child and undertake voluntary sterilization. Now this benefit will be extended to all couples irrespective of the BPL category. Second, reject क्या किया है, that it rejected the suggestions that the right to vote of persons having more than 2 children be curtailed and they be barred from the benefit of reservation. कुछ लोगों ने ये सजेशन दिया था कि भाई जिनके पास 2 से ज़्यादा बच्चे हों उनके पास वोटिंग राइट भी नहीं होनी चाहिए, बट वोटिंग राइट जो है वो एक फंडामेंटल राइट है लोगों का हमारे कंट्री में, और स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं कि वो किसी का फंडामेंटल राइट इस तरीके से विड्रॉ कर सके. बट if somebody has more than 2 child, so they will be debarred from benefits such as the ration cards. They will be barred from contesting elections for the local authority or any self-governing body, and they will be ineligible to apply for state government jobs or promotion in government services or any kind of services. But there are certain incentives to public servants as well as non-public servants related to medical benefits, increments benefit, pension benefits, taxes. अब हम एडिटोरियल को आज ही डिस्कस कर लेते हैं. इज़ अबाउट फॉल ऑफ काबुल. तो फॉल ऑफ काबुल, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आप लोगों को ये याद करना है कि फॉल ऑफ काबुल विच हैज़ टेकन प्लेस August 15 को. द काबुल, ये डेट्स कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम के लिए. सो काबुल फेल इनटू तालिबान हैंड ऑन August 15 आफ्टर ऑलमोस्ट 20 years. उसके बाद the city of roughly 5 million people fell to the Islamist insurgents without a fight, and Afghanistan president Ashraf Ghani he fled the country. उसके साथ साथ अमेरिकन्स हैं, दे हैव अबंडन देयर एम्बेसी एंड रश टू काबुल एयरपोर्ट. उसके बाद ये देखा गया है कि बहुत से लोग कंट्री से भाग रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मर नॉर्दर्न अलायंस वॉरलॉर्ड्स दे लेफ्ट द कंट्री and the government crumbled like a house of cards. As well as there is already worrying news coming from the provinces that Taliban are enforcing the strict religious code on the public and violence against anyone who resist. ये देखा गया है कि जब अब ये जो है कि गवर्नमेंट जो है वो अब इस्लामिक रूल को फॉलो करेगी वहाँ पे. ये डर पहले भी था. जब हमने जब यूएस ने कतार डील जब साइन किया था तालिबान से, विच ऑलमोस्ट लेजिटिमाइज द तालिबान and which allowed for the withdrawal of US forces from Afghanistan and decrease in air strike, जो एक turning point था तालिबान के लिए, which allowed them to capture the whole Afghanistan so swiftly. तो इसके वजह से जो है एक ऐसा situation बन चुका है कि everybody is leaving the तालिबान because nobody wants to live in that repressive regime. खासकर गर्ल्स, पहले गर्ल्स को जो है एम्प्लॉयमेंट करने की छूट थी इस 20 साल के सरकार में, अब वो सब धीरे धीरे लिया जा रहा है. ओके, अब यहाँ पे जो एक चीज़ समझने का है वो ये है कि व्हाट इज़ दिस नॉर्दर्न अलायंस. सो नॉर्दर्न अलायंस है ये उस वक्त बनी थी जब रशिया ने इन्वेड किया था और अफगानिस्तान को, उनके जाने के बाद जब एक इंसर्जेंसी फैल गई थी. सो देयर वर सर्टेन पीपल इन अफगानिस्तान, दे वर वॉरलॉर्ड्स. They resisted the Taliban regime and they were the fighters who were fighting against the Taliban. So now they are also leaving the country. उसके बाद beating plastic pollution. तो the plastic waste management amendment rules have been notified by the Union Ministry of Environment on August 12 and it recognizes the importance of curbing the pollution due to plastic. अब यहाँ पे जो है वो single use plastic, यहाँ पे जो है कि अंडर दिस न्यू रूल्स द मैन्युफैक्चर, सेल एंड यूज ऑफ सिंगल यूज गुड्स मेड विद प्लास्टिक्स विल बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम July 1 नेक्स्ट ईयर. उसके बाद जो कैरी बैग्स होंगे दे शुड बी एटलीस्ट 75 माइक्रॉन्स. अब तो वो 50 माइक्रॉन्स के होते हैं, वो जुलाई 1 2022 से 75 माइक्रॉन्स के होने चाहिए from September 30, 2021 and by the time December 31 comes of 2022 it should be at least 120
microns. So this is the very good move by the central government to curb the plastic pollution. यहाँ पे जो एक चीज़ आता है कि what is सिंगल यूज़ प्लास्टिक, तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का मतलब डिस्पोजेबल प्लास्टिक, जिसको हम एक बार यूज़ करके डिस्पोज कर देते हैं, तो उसको गवर्नमेंट बैन करने के लिए 2018 से ही डिक्लेयर किया हुआ है कि दैट वी शुड एलिमिनेट द सिंगल यूज प्लास्टिक बाय 2022. नाउ इट वाज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट इन 2018 ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. अब ये एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट इन 2018 इंडिया डिक्लेयर्ड टू एलिमिनेट द प्लास्टिक यूज, सिंगल प्लास्टिक यूज बाय 2022, अ थीम दैट वाज गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर. ओके, अब हम आते हैं कि इंडिया का प्लास्टिक वेस्ट जो है उसका प्रॉब्लम क्या है. तो इंडिया में अगर हम देखेंगे तो अबाउट 34 लाख टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इज जनरेटेड एनुअली. उसमें से जो सिर्फ 60% ही रिसाइकल हो पाते हैं. ओके, उसके बाद अगर हम देखेंगे कि अगर 100 ग्लोबल प्रोड्यूसर्स जो हैं पॉलीमर्स के, उसमें से 6 जो हैं वो इंडिया में ही हैं. उसके बाद हम देखेंगे कि इंटरनेशनल जो व्यू है वो भी प्लास्टिक को लेके चेंज होते जा रही है. मतलब कि द इंटरनेशनल व्यू इज नाउ दैट देयर आर मोर एंड मोर कंट्रीज हु आर सपोर्टिंग अ ट्रीटी ऑन प्लास्टिक बाय द यूनाइटेड नेशन, स्पेशली बाय G7. ओके, सो ओवर हियर वी हैव, सो इंडिया इज ऑल्सो हैज डिक्लेयर्ड द सेम थिंग इन 2018. बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम है अगर हम देखेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट के कुछ ऐसे पॉलिसीज है जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टेट गवर्नमेंट्स दे हैव नॉट रिप्लेस्ड द म्युनिसिपल कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर कंपनीज आर पेड फॉर हॉलेज ऑफ मिक्स्ड वेस्ट. मतलब कि हम सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट को फॉलो जो नहीं कर रहे हैं, जिसको फॉलो करना चाहिए, बट द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ नॉट बीन रिप्लेस्ड एंड वी आर फोकसिंग ऑन मिक्स्ड वेस्ट. ओके, ये जो मिक्स्ड वेस्ट, जो सेग्रीगेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट नहीं होता है, इससे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि इसके वजह से रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि मिक्स्ड वेस्ट है उसमें से रिसाइकल करना इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक. ओके, उसके बाद दिस प्रॉब्लम, टैकलिंग द प्लास्टिक प्रॉब्लम इज मोर एक्यूट बिकॉज नाउ द माइक्रोप्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक के वो पार्टिकल्स जिनके डायामीटर्स 5 मिलीमीटर से कम हो, उसको हम माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं. तो माइक्रोप्लास्टिक्स हैव नाउ एंटर्ड द ओशियंस एंड नाउ दे आर एंटरिंग आवर फूड चेन ऑल्सो. अब हम आते हैं IPCC रिपोर्ट पे. इस रिपोर्ट का जो मेन मुद्दा है, मैं ये बता दूं कि मेन मुद्दा ये डिस्कस कर रहा है कि ये रिपोर्ट इज़ द फर्स्ट टाइम द रिपोर्ट हैज़ कम अप विद द एक्यूरेट मॉडल. इसके प्रेडिक्शंस जो हैं वो काफ़ी एक्यूरेट हैं. और एक जो चिंताजनक प्रेडिक्शन जो इसने किया हुआ है वो ये किया हुआ है कि the world is going to witness the rise of 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर within 10 to 15 years. हम अब उसको रोक नहीं सकते, पहला चीज़. सेकेंड, कि अगर हम नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट 2050 तक अगर अचीव करेंगे, फॉर एग्जांपल जो गोल यूनाइटेड स्टेट्स का है कि दे विल बिकम नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट बाय 2050, अब उससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि अब जो कार्बन जो बचा हुआ है, okay, it is very less. For example, there are only 500 billion tons of carbon dioxide का budget left in the environment. मतलब कि अब environment में अगर 500 बिलियन टन से ज़्यादा एमिशन हो गया तो 1.5 डिग्री सेल्सियस राइज को कोई नहीं रोक सकता पूरे वर्ल्ड में. ओके, तो ये बहुत ही कम है. तो अगर हम नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट अगर 2050 में अगर अचीव करेंगे तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी द राइज इन टेम्परेचर. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे कुछ हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पे आ जाते हैं कि पहली बात कि ये बॉडी कौन सी है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IPCC. सो इट इज़ इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC. इसका एक कौन सा रिपोर्ट है, दिस इज 6th असेसमेंट रिपोर्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज AR6. What was the title of that report? So the title of that report is Climate Change 2021, the Physical Science Basis. ओके, अच्छा, उसके बाद इसका एक सिग्निफिकेंस क्या है. अभी एक 26th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ UNFCCC, देखो UNFCCC का फुल फॉर्म दिया गया हुआ है द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. इसके बहुत सारे मीटिंग्स होते हैं, उस मीटिंग्स को हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. यहाँ पे पार्टीज का मतलब है कंट्रीज, तो कंट्रीज के कॉन्फ्रेंस होते हैं. तो 26th मीटिंग जो होने जा रही है वो ग्लासगो में होने जा रही है. एंड द रिपोर्ट हैज़ कम बिफोर
that. So now some of the important observations which has been made over here is that the global surface temperature is already now higher by 1.07 degrees Celsius since the pre-industrial area, okay, since the pre-industrial era. और उसके बाद जो इसका इम्पैक्ट है और एटमॉस्फेयर, ओशियंस एंड लैंड, वो अब हम लोगों को क्लियरली विजिबल है. सो यहाँ पे जो एक प्रेडिक्शन इसने किया है दैट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम क्लाइमेट सेंसिटिविटी, दैट इट मेजर्स द हाउ स्पेसिफाइड इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ट्रांसलेट्स इनटू लॉन्ग टर्म सरफेस टेम्परेचर राइज. मतलब एक टर्म है यहाँ पे इक्विलिब्रियम कार्बन क्लाइमेट सेंसिटिविटी, मतलब कि आज जो हम कार्बन एमिट कर रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा. तो ये बता रहा है कि जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा टेम्परेचर राइज का, जो हम पहले 2 डिग्री सेल्सियस समझते थे, वो 2.5 डिग्री सेल्सियस से 4.5 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है. और इसके जो इम्पैक्ट होंगे क्लाइमेट चेंज के, वो होंगे क्लाइमेट एक्सट्रीम्स ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग सच एज हीट वेव्स, एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स, एक्सट्रीम सी लेवल्स. उसके बाद ऑल दिस आर गोइंग टू इंटेंसिफाई. उसके बाद जो मैं आपको बता रहा था कि ये रिपोर्ट फोकस करती है इस एक इम्पॉर्टेंट चीज पे कि अब जो है कि क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, दे आर नॉट रिलेटेड बट दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. फॉर एग्जांपल, पहले हम सोचते थे कि अगर हम क्लाइमेट चेंज के लिए काम करेंगे तो हमारा एयर पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. द एयर पॉल्यूशन एजेंडा इज डिफरेंट, द क्लाइमेट चेंज एजेंडा इज different. So here is the important catch over here. So now coming to little cheer for global south. So यहाँ पे एक important ये है कि जो इंडिया के जो 3 बिग एमिटर्स हैं, वर्ल्ड के जो 3 बिग एमिटर्स हैं, यूएस, यूरोपियन यूनियन एंड चाइना, इनको पहले बहुत फोर्थ कमिंग होना पड़ेगा और इनको बहुत जल्दी डीप एमिशन कट की तरफ जाना होगा. अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो इंडिया ने सिर्फ टोटल ग्लोबल क्यूमुलेटिव एमिशन, मतलब आज तक का टोटल एमिशन जो है उसमें इंडिया का खाली 5% एमिशन ही है. उसके साथ साथ अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज ऑल्सो द ओनली नेशन अमंग द G20 विद कमिटमेंट्स अंडर द पेरिस एग्रीमेंट दैट आर इवन 2 डिग्री सेल्सियस कंपेटिबल. कि इंडिया के जो गोल्स हैं INDCC, वो 2 डिग्री सेल्सियस का जो पेरिस क्लाइमेट का गोल है उससे वो कंपैटिबल है. ओके फाइन. सो आगे चलते हैं कि हम इसको अब हम कैसे हम डिक्लाइन कर सकते हैं. तो हमको देखिए यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे वर्डिंग्स है दैट वी शुड फोकस ऑन डेफिनेट क्यूमुलेटिव एमिशन टारगेट. मतलब हमको आज का एमिशन टारगेट नहीं देखना है, अभी तक हमने जितना एमिट किया है हमें उसको टारगेट करना है. एंड दैट शुड बी बेस्ड ऑन इक्विटी एंड हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इक्विटी का मतलब कि डेवलप्ड कंट्री पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, डेवलपिंग पे कम. और उसके बाद हिस्टोरिकल फैक्टर्स कि पास्ट में किसने ज़्यादा एमिशन किया. हमें आज नहीं देखना चाहिए कि नहीं टुडे यूएस इज़ द नॉट द बिगेस्ट एमिटर. नहीं, पास्ट में आप बहुत ज़्यादा एमिटर रहे हो तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है. एंड देन दैट शुड बी द transition from fossil fuel to renewable energy, deployment of technology, finance and serious push towards renewable energy. अब जो एग्जाम के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट है द बिग अपॉर्चुनिटी, ये मैं डिस्कस कर लेता हूँ. तो यहाँ पे जो ऑथर हैं वो 2 डेटा लेती हैं और उसे बहुत ही बढ़िया शी एनालाइजिस इट. आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कमिंग टू द फर्स्ट लाइन, वो कहती हैं कि इंडिया में जो मीडियन एज है वो है 28 ईयर्स. मतलब कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन उनका एज अगर हम निकालें उसका मीडियन, तो इन इंडिया इट इज़ 28 ईयर्स, चाइना में 37 है, वेस्टर्न यूरोप में 45 है. इट मीन्स दैट इंडिया इज स्टिल अ यंग कंट्री. हियर वी इंडिया, यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का भी डेफिनेशन होता है दैट इंडियाज नॉन वर्किंग पॉपुलेशन वुड बी आउट नंबर्ड बाई द India's working population and it will lead to favorable demographic dividend. उसके साथ साथ 2 स्टडीज को ये और कोट करते हैं. एक है OECD का स्टडी और एक है वर्ल्ड बैंक का स्टडी. OECD के स्टडी में कहते हैं that because of this COVID-19 the equivalent of 5 years or more of a per capita income would be lost by the end of 2021. कि लोगों ने जो 5 साल में जो कमाया था वो 2021 में खत्म हो जाएगा.
उसके बाद वर्ल्ड बैंक में ने एक बोला है कि द वर्ल्ड बैंक हैज नोटेड दैट द वर्ल्ड विल विटनेस द डीप ग्लोबल रिप्रेशंस ड्यू टू लो इन्वेस्टमेंट देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, मतलब कि जो पहले सेविंग्स था अब वो हेल्थ में चले गया, देन देयर इज नो जॉब, नो स्कूलिंग, एंड देन दिस इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड सप्लाई चेन, इट विल लीड टू this. Then the third is about the climate change thing, that the climate change is going to take place, so there is going to be challenge over there. So there are three challenges highlighted by her: COVID-19, then job loss and then climate change. यहाँ पे कहती हैं कि इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो बहुत ज़्यादा इंडिया के काम आ सकता है अगर हम इस पैराग्राफ पे फोकस करें. So she is saying that since India is going through a demographic dividend phase, सो इट विल लीड टू इंक्रीज इन लेबर फोर्स, क्योंकि ज़्यादा लोग काम करने वाले हैं. उसके बाद प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, देन इंडस्ट्रीज भी लगेंगी, अर्बनाइजेशन भी होगा. उसके बाद परचेजिंग पावर जो है पॉपुलेशन का वो बढ़ जाएगा क्योंकि कमाने वाले ज़्यादा हैं, और हमारे डोमेस्टिक मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगी. अगर हम देखें तो यहाँ पे वो कहती हैं दो रिसर्च कोट करती हैं. एक है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, दूसरा है ड्यूश बैंक का. बोथ आर शोइंग दैट इंडियाज जीडीपी ग्रोथ इज गोइंग टू इंक्रीज इन द फ्यूचर. द वन स्टडी इज शोइंग दैट इंडिया विल बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030. द नेक्स्ट इज शोइंग दैट इंडिया विल बी $7 ट्रिलियन बाय 2030. उसके बाद वो कहते हैं कि अगर हम यूथ की बात करें तो यूथ हमेशा जो है वो क्लाइमेट सेंसिटिव होते हैं, जो इंडिया के लिए एक एसेट होगा. उसके बाद एक सर्वे है फ्यूचर फॉर वर्क सर्वे which was conducted by Pioneer Trust, Prince Trust and HSBC, जहाँ पे ये लिखा है कि 85% ऑफ इंडियन यूथ है वो ग्रीन जॉब करना चाहते हैं. उसके बाद द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022, ये सिर्फ इंडिया और यूके को ही, ग्रुप ऑफ 20s में जितने नेशंस हैं उसमें से सिर्फ इंडिया और यूके को ही 10 टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स में काउंट करता है. उसके बाद अगर हमें इस बेनिफिट को लेना है तो हमको कहाँ कहाँ फोकस करना पड़ेगा. तो यहाँ पे देखिए डेमोग्राफिक डिविडेंड का बेनिफिट लेने के लिए हमको पहले सबको एजुकेशन देना पड़ेगा, हमें सबको जॉब देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कंट्री में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है. क्योंकि अगर यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड है तो यहाँ पे डिवाइड भी है. सो यहाँ पे हम लोगों को पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल यूज़ करना चाहिए, खासकर एजुकेशन एंड स्किलिंग में. ओके. नाउ केस फॉर थर्ड पार्टी फंडिंग, मोर ऑफ अ लीगल जीके. यहाँ पे दो चीज़ों की बात होती है. एक होता है कि थर्ड पार्टी फंडिंग सिर्फ आर्बिट्रेशन में, ठीक है, कि मान लीजिए कि कोई आर्बिट्रेट करना चाहता है बट दे डोंट हैव इनफ मनी फॉर द आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम लिटिगेशन. सो आर्बिट्रेशन में दो पार्टीज जो होती हैं वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती हैं एमिकेबली. सो यहाँ पे कैन थर्ड पार्टी फंड द आर्बिट्रेशन. तो यहाँ पे ये है कि इंडिया में अभी तक नॉन लॉयर बेस्ड फंडिंग अलाउड है, बट वर्ल्ड में कुछ कुछ कंट्रीज़ हैं वो अभी अलाउ करना स्टार्ट कर चुकी हैं. इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा होता है कि इट ओपन्स द जस्टिस डोर फॉर पीपल हु कैनॉट एक्सेस द जस्टिस. तो इसमें जो दो कॉन्सेप्ट आता है, एक कॉन्सेप्ट होता है मेंटेनेंस का और एक होता है चैम्पर्टी का. मेंटेनेंस का मतलब होता है इट डील्स विद असिस्टेंस टू मेंटेन लिटिगेशन बाय एन अनकनेक्टेड थर्ड पार्टी बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंस. ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सिर्फ असिस्टेंस की बात हुई है. चैम्पर्टी का मतलब होता है पेइंग द लिटिगेशन कॉस्ट बाय थर्ड पार्टी फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अटेनिंग अ शेयर ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ लिटिगेशन. तो मेंटेनेंस में कोई वापस लेने का या प्रॉफिट शेयर करने का कोई वो प्रावधान नहीं है, बट चैम्पर्टी में है. सो अब क्या हुआ कि पहले जो था ये मेंटेनेंस ऑन चैम्पर्टी वाज बैंड. व्हाई? बिकॉज क्या होता था कि फ्यूडल लॉर्ड्स इन मेडिवल इंग्लैंड वुड ऑफन ट्रबल देयर एनिमीज बाय फाइनेंसिंग फ्रिवलस लॉसूट अगेंस्ट देयर एनिमी. तो उसको बैन कर दिया गया. बट अब धीरे धीरे जैसे ही आर्बिट्रेशन हो रहा है तो कुछ कुछ कंट्रीज लाइक यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इसको ओपन अप कर रहे हैं. अगर हम इंडिया की बात करें सिर्फ, तो इंडिया में नॉन लॉयर थर्ड पार्टी फंडिंग इज एडमिसिबल. उसके बाद एक बॉम्बे का जजमेंट कोर्ट है. बॉम्बे का जजमेंट है जायसवाल अशोका इंफ्रास्ट्रक्चर. यहाँ पे है कि
बॉम्बे हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया दैट अ कंटिंजेंट फी एग्रीमेंट एंटर्ड बाय एन एडवोकेट विद हिज क्लाइंट बिफोर एन आर्बिट्रेटर वाज नॉट वाइड। इसका मतलब कि अगर आर्बिट्रेशन की बात हो रही है तो वहाँ पे अगर लॉयर ने कुछ शेयर अपना लिया कंटिंजेंट फी एग्रीमेंट कि भाई अगर आपका ये केस हो जाता है तो इतना मैं प्रपोर्शन लूँगा, सो दैट वाज हेल्ड ओवर देयर इन आर्बिट्रेशन केसेस। तो यहाँ पे इंडिया में जो है वो दो चीज़ें हैं कि लिटिगेशन में ये अलाउड नहीं है, आर्बिट्रेशन में ये अलाउड है। तो इसलिए कह रहा है कि द प्रैक्टिस ऑफ थर्ड पार्टी फंडिंग मस्ट बिकम प्रेवेलेंट इन इंडिया, सो दिस विल हेल्प द opening the access to court system, building the business, manage the litigation risk in a better way, क्योंकि उनको जो उनके लिटिगेशन को फाइनेंस करेगा वो भी उनको अपना राय दे सकता है। Okay, so the conclusion is that the third party funding can definitely improve access to justice, but we must also ensure that scenarios like the one which was happening in medieval period की frivolous complaints फाइल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई फाइनेंस कर दिया किसी को और वो जाके झूठा केस किसी के अगेंस्ट फाइल कर दिया, ऑल दोज थिंग्स शुड नॉट हैपन ओवर हियर। उसके बाद ये एक डेटा पॉइंट है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आए हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 15 बिल्स इस बार पार्लियामेंट ने पास किया, वो भी सेम सेशन में, और इनको बिल्कुल टाइम नहीं दिया गया डिबेट करने के लिए। कोई भी बिल जो लोकसभा में पास हुआ वो सिलेक्ट कमेटी के को नहीं दिया गया कि ताकि वो उस पर ज़्यादा डिस्कशन हो सके। उसके बाद नंबर ऑफ डिस्क्रिप्शंस दे इंक्रीज्ड, द टोटल नंबर ऑफ आवर्स लॉस्ट वेर अबाउट 74 आवर्स। चलो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, एजेंसीज ब्रेस फॉर शार्प राइज इन ड्रग ट्रैफिकिंग। तो आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए, उसको हम वी से इट गोल्डन क्रेसेंट। Golden Crescent, it comprises of Afghanistan, Iran and Pakistan. Now this area is famous for opium production. Opium production, the terrorists, they produce the drug heroin from the opium. Now since Taliban capturing the Afghanistan का खास कर हम साउथ का इलाका देखेंगे, for example साउथ वेस्टर्न रीजन क्लोज टू ईरान, हेलमांद, कंदाहार, निब्रोज, उरुगान एंड जाबुल प्रोविंस, यहाँ पे 68% जो है वो कल्टीवेशन होता है पॉपी का। इस पॉपी को यूज़ करते हैं टेररिस्ट फॉर द टेरर फाइनेंसिंग। उनको पैसा कहाँ से आएगा? सो बाई दिस थिंग, बाई सेलिंग द ड्रग दे गेट द मनी। सो अगर यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट का अगर हम देखेंगे, यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट, तो यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट है which says that Afghanistan has reported a 37% increase in the extent of land used for illicit cultivation of opium poppy in 2020। उसके बाद अगर हम एक और ड्रग अगर देखें यहाँ पे, तो इट इज़ methamphetamine which is prepared from ephedrine, extracted from ephedra। ये अफगानिस्तान के साउथ वेस्ट रीजन में होता है, तो ये भी इसका भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर हम पॉपी कल्टीवेशन देखें तो पूरे वर्ल्ड का 68% कल्टीवेशन अफगानिस्तान में होता है, एंड इट इज़ नाउ अ कंसर्न फॉर नेबरिंग कंट्रीज नाउ बिकॉज ड्रग ट्रैफिकिंग विल इंक्रीज। उसके बाद यहाँ पे हम अगर बात करें तो यहाँ पे यू जस्ट हैव टू रीड ऑल दिस इज़ लिटिल इम्पॉर्टेंट दैट ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन इज मस्ट विच इंडिया इज सेइंग। एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, वहाँ पे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया हैं जिनका नाम है TS त्रिमूर्ति, ही वॉज एड्रेसिंग द सेशन, सो ही कॉल्ड फॉर ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन इन अफगानिस्तान। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि अफगानिस्तान में कुछ अगर हम टेररिस्ट ग्रुप देखें तो वो प्रेजेंट हैं, फॉर एग्जांपल ISIS, अल-कायदा एंड ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट। ये ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट इज रिलेटेड विद उइघुर इन जिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना। हेल्थ मिनिस्ट्री का रिपोर्ट है दैट अबाउट 2.89 करोड़ डोजेज आर अवेलेबल विद द स्टेट। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ रहा है, इसको आप हेडलाइन पढ़ लीजिए, ज़्यादा इसको हम नहीं करेंगे। कि अबाउट
3.94 lakh people have missed their Covaxin second dose within the 6 weeks window, especially in Tamil Nadu. उसके बाद वन लाइनर, वी नाउ हैव वन लाइनर. यहाँ पे the Employee State Insurance Corporation has notified a scheme for the dependents of ESI insured person. So if the scheme, in this scheme, if somebody who had registered with ESIC at least 3 months before the diagnosis of COVID-19, and if in the case of that the spouse or son up to 25 years of age or unmarried daughter and widowed mother, they will be insured, they will be getting the relief benefits of at least ₹1800 a month. उसके बाद SC raises query on tribunal reforms bill. तो tribunal reforms bill, पहली बात तो इसका हम थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं. पहले तो एक ऑर्डिनेंस आया, द बिल रिप्लेस्ड, ओके, एक ऑर्डिनेंस था, द ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021. इसमें एक प्रोविजंस था अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द ट्राइब्यूनल्स. इसमें यह था कि देयर मिनिमम एज टू बी अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन एंड members will be 50 years. तो इस and the selection will be based on the recommendations of search cum select committee. तो इस प्रोविजंस को सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था, अल्ट्रा वायलेंस का वो कर दिया था, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था. उसके बाद भी जब ये एक्ट आया इन द पार्लियामेंट एंड व्हेन इट वाज पास्ड, सो the provision which was struck down by the Supreme Court, it was included in the bill and now it has been passed by the Parliament. So that's what the Supreme Court is discussing. Now we have to see in future that what the Supreme Court judgment comes in this. उसके बाद यहाँ पे मैं बस इसको डिस्कस करूँगा कि इतना जल्दी अफ़गानिस्तान पूरा कैसे कंट्रोल में आ गया तालिबान के. तो यहाँ पे जैसे मैंने डिस्कस किया, पहले तो कतार डील हुआ बिटवीन US एंड अफ़गानिस्तान. यहाँ पे अफ़गानिस्तान को एक अपर हैंड मिला, दे वर लेजिटिमाइज्ड. उसके बाद जो अगर हम इंटरनल इश्यूज देखें, दे वर लेजिटिमाइज्ड, बट US failed to get any concessions from the Taliban that whether Taliban would be inflicting violence in Afghanistan or they should not allow that territory to be used by any terror groups. ऐसा कुछ उस पर एक concrete answer नहीं दिया US ने. Second, the US airstrike started decreasing. तालिबान गॉट द चांस टू कैप्चर एवरीथिंग. उसके बाद अगर हम अफगानिस्तान का डोमेस्टिक पॉलिटिक्स देखें तो अशरफ घानी हु वाज द प्रेसिडेंट, ही साइडलाइन द फॉर्मर वॉरलॉर्ड्स हु कुड हैव बीन अ बुलवॉर्क अगेंस्ट द तालिबान, सो दे वर साइडलाइन. देन because of this what happened that the condition was very ripe for Afghanistan to take the rural area first, to control the rural area, and then they started taking control of cities, and at last they took the control of Kabul. उसके बाद Zambian business tycoon and opposition leader Hakainde Hichilema has scored a landslide victory and is going to be appointed as the president very soon. Then there is a replacement in Sri Lanka of the health minister. Now the new health minister will be Kehlia Rambukvella because of the surge. अब ये इंपॉर्टेंट है, WPI इन्फ्लेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज रिलीज्ड मंथली बाय द इकोनॉमिक एडवाइजर इन द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री. यहाँ पे ये देखा गया है कि जो WPI रेट है वो घट गया है. स्पेशली अगर हम देखें तो फ्यूल एंड पावर एंड फूड, फॉर एग्जाम्पल प्राइजेस ऑफ ग्रेन्स, फूड, फ्यूल एंड पावर, दे मॉडरेटेड. बट यहाँ पे देखिए दो चीज़ें, WPI इन्फ्लेशन जो है एक कॉन्सेप्ट होता है अबाउट कोर इन्फ्लेशन. तो कोर इन्फ्लेशन मेजर्स द लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन. तो कोर इन्फ्लेशन में हम फ्यूल एंड फूड प्राइसेस को नहीं लेते हैं. तो यहाँ पे अगर हम WPI की बात करें तो उसमें फूड, फ्यूल एंड पावर इसके दाम घट गए हैं बिकॉज दे आर मोर वॉलेटाइल. अगर हम मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की बात करें तो उनके दाम अभी भी बढ़ ही रहे हैं, वो घटे नहीं हैं. इसका मतलब कोर इन्फ्लेशन इज नॉट सब्सिडाइजिंग इन इंडिया, भले WPI नीचे आ गया है बिकॉज ऑफ द वोलाटाइल गुड्स. एंड दिस हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन जुलाई 2021 ये वॉज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ लो बेस इफेक्ट. लो बेस इफेक्ट मीन्स इफ वी कंपेयर विद द लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर तो सब कुछ नेगेटिव जोन में था. तो व्हाट हैपेंड, द डिनोमिनेटर वाज वेरी लेस एंड दिस टाइम एवरीथिंग इज इन पॉजिटिव जोन. सो द डिनोमिनेटर इज वेरी हाई and the denominator is very low. Because of that the inflation is very high in 2021.
At the same time, there was a recovery in the global market which led to the increase in prices of crude, petroleum and natural gas, mineral oils, as well as manufactured goods and food products. So this was the reason that why there was a WPI inflation rising till July 2021. अगस्त में देखिए बहुत ज़्यादा कम नहीं आया है, 12.1% से सिर्फ 11.2% आया है. अगर फ्यूचर में फ्यूल प्राइसेस बढ़ता है तो WPI इन्फ्लेशन कैन गो हाई. अगर फ्यूचर में अगर मानसून इस साल ठीक से नहीं हुआ, बिकॉज स्टिल देयर आर 2 months टू गो बिफोर द मानसून एंड्स, then also the WPI inflation in future can rise. The last news for the day is about China economy stalls as factory output, retail sales growth slow because of the sporadic COVID outbreaks in चाइना. उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्शन है जो हम सेकेंड वेव में देख रहे थे इंडिया में, वो सेम थिंग अब चाइना में हो रही है कि चाइना में कुछ कुछ एरियाज हैं लाइक वुहान, देन अदर एरियाज विच आर विटनेसिंग द कोविड आउटब्रेक्स, और वहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हो पा रही है. सो दैट्स वाई द फैक्ट्री आउटपुट एंड रिटेल सेल्स हैव slowed down. Then the jewelry exports rose threefold in April-July. This is because of the recovery in the global market, especially increasing demand in US, festive seasons, and then rising disposable income. This because of this the jewelry export from India has increased. उसके बाद एक वन लाइनर यहाँ पे है that lending mortgage lender HDFC has announced the introduction of green and sustainable deposit to safeguard the environment from climate change. This fixed deposit will be directed towards financing green and sustainable credit solutions and services. So this is the one liner which is important. So that's all for today. We'll meet tomorrow again with tomorrow's newspaper for Daily Hindu discussion. Thank you everyone. Take care. Have a nice day.